गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो? अच्छे? बढ़िया? मस्त? कैसा लग रहा है फर्स्ट डे? कितने, दो लेक्चर्स हुए? मैथ्स और लॉ? तो अच्छा, पहले तो ये बताओ कितने लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं? एक, दो, तीन। तो कॉमर्स ही है? हाँ, कॉमर्स, बाकी सब कॉमर्स ही है। ओके ओके ओके। ये पूछना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अकाउंट्स तुम पहली बार पढ़ोगे साइंस वालों, और तुम्हारे पास खास ध्यान रखना होता है। इसकी वजह से जानना ज़रूरी है कि कितने बच्चे अपने साइंस बैकग्राउंड से आए हुए हैं। तुम लोगों के लिए मैथ्स बहुत इजी होगा, साइंस वालों के लिए। कॉमर्स वालों की फटती है मैथ्स से। कितने लोगों ने 11th 12th में कॉमर्स में मैथ्स नहीं लिया था? सब ने। सब। इसीलिए डर लगता है मैथ्स से, सीए फाउंडेशन में। अभी तो स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये डर उनको, साइंस वालों को नहीं होता है। और अकाउंट्स के केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है, कॉमर्स वालों को अकाउंट्स में डर नहीं होता है, साइंस वालों को अकाउंट्स में डर लगना चालू हो जाता है क्योंकि पहली बार ही पढ़ने वाले। तो मेरा काम बेसिकली यहाँ पे अकाउंट्स तुम्हारे लिए आसान करना है बहुत ही इजी सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नंबर्स है इसमें। लेकिन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर तुम रजिस्ट्रेशन करोगे तो तुमको इंस्टीट्यूट की तरफ से मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो आई थिंक सो 3 मॉड्यूल है, कितने? 2 मॉड्यूल है, अकाउंट्स के 2 मॉड्यूल। इतना ही है, दो ही है, ओके। नहीं, अपने को नहीं जरूरत पड़ेगी बेटा उसकी। अब क्लास के बुक्स अपने मिल जाएंगे, मैं बता नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे, सिर्फ वो स्क्रीन बंद है ना, इसके यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा है इसके वजह से। नहीं तो मैंने अपने नोट्स भी बता दिए रहते अभी। आपको कुछ दिन में मिलेंगे। एक्चुअली नोट्स पे थोड़ा सा काम अलग से ऐसा किया है कि पहले ब्लैक एंड वाइट थे, मैं उसको थोड़ा कलर किया हुआ, अभी कलर फॉर्म में थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 4 दिन जाएंगे। उसके बाद मतलब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में तुमको मिल जाएंगे नोट्स। ओके, तब तक मैं तुमको एक एक चैप्टर, मतलब अपना फर्स्ट चैप्टर ही चलेगा तो उसका प्रिंट आउट तुमको दे दूंगा। प्रिंट आउट अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। एनीवेज, सबका सितंबर अटेम्प्ट है। सितंबर 26 देने वाले हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये बैच सितंबर के लिए अपन ने स्टार्ट किया था। ये हमको 30 जून तक सिलेबस इसका कंप्लीट करना है, ये हमने टारगेट रखा हुआ है। 30 जून तक सिलेबस जब कंप्लीट करेंगे तो जुलाई अगस्त और मिड सितंबर तक तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम रहेगा। हम जिसमें तुमसे रिवीजन करवाएंगे, मैराथन कंडक्ट करवाएंगे, मॉक टेस्ट अलग अलग तरीके से करवा पाएंगे। ओके। एक मिनट यार, मैं ना बिना तुमको स्क्रीन पे कुछ भी दिखाए पढ़ा ही नहीं सकता हूँ।
चलो बस, तो स्क्रीन आपके सामने अभी है। इतना सिंपल था ये, मैं भी कर सकता था, लेकिन ध्यान नहीं गया उसके पास। एनीवेज, फालतू में टाइम वेस्ट किया। देखो आज फर्स्ट डे है, थोड़ा पढ़ेंगे अपन नो डाउट, लेकिन उसके पहले ना अपने सब्जेक्ट को जान लेते हैं, इसके पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर अपने को इसको स्टार्ट करते आएगा। ओके, पेपर हमारा कितने मार्क्स का आएगा पता है? क्या बात, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। कितने क्वेश्चंस आएंगे पता है? कितने क्वेश्चंस होंगे पता है इसमें? इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जिसमें क्वेश्चन 1 हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है। आपके पास इसको नहीं सॉल्व करने का ऑप्शन ही नहीं है, और बाकी के बचे हुए 5 क्वेश्चंस में से आप एनी 4 अटेम्प्ट करोगे। एनी 4 अटेम्प्ट करोगे। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स कैरी करेगा। कितना मार्क्स कैरी करेगा? ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। तो ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन मिला के 120 मार्क का पेपर आपका बनने वाला है, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 100। इसीलिए क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 तक ये जो 5 क्वेश्चन है, इसमें से कोई 4 ही अटेम्प्ट करने हैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, तो ऐसे आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो? 5 ही क्वेश्चन, मतलब कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो? 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो। एक क्वेश्चन ऑप्शन में डालने का आपके पास ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जिसको हम कंपलसरी क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें आपको 6 ट्रू और फॉल्स देखने को मिलेंगे, जो 2 मार्क्स ईच कैरी करेंगे। ऐसा टोटल 12 मार्क हो गया। उसके बाद एक थियरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा 4 मार्क का, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा 4 मार्क का। ऐसा टोटल 20 मार्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में आपके बाकी के बचे हुए चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ तो आएगा। अभी वो कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है। वो 10-10 मार्क के 2 सब क्वेश्चन हो सकते हैं, या 12 और 8 मार्क के 2 सब क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो 14 और 6 मार्क के 2 सब क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, 15 या 5 भी हो सकता है। वो इंस्टीट्यूट का भी, मतलब वो पूरा इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कैसे क्या आएगा, लेकिन इसमें एक चीज फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों मिला के 25 मार्क के लिए आपको कंपनी अकाउंट आने वाला है। क्या आने वाला है? कंपनी अकाउंट्स। मतलब जिसमें हमारे पास चैप्टर्स है इशू ऑफ शेयर्स, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये जो कॉमर्स वाले हैं उन्होंने 12th में किया होगा, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसके अलावा इसमें इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और बोनस इशू एंड राइट इशू करके ऐसे चैप्टर्स है हमारे पास कुछ 5। ये 5 चैप्टर्स मिला के कंपनी अकाउंट से, इसमें से 25 मार्क, एक क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन नंबर 5 में, और एक क्वेश्चन 15 मार्क का क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 100% देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बोला कि एक क्वेश्चन 15 मार्क का कंपनी अकाउंट से 100%, उसके अलावा 5 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन और रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो अगर मैं टोटल थ्योरी क्वेश्चंस की बात करूं, तो 5 मार्क का लास्ट क्वेश्चन में, और फर्स्ट क्वेश्चन में 4 मार्क का, जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ट्रू और फॉल्स 2 मार्क के लिए, सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताने के 2 मार्क नहीं है आपको, इसके साथ साथ आपको रीजन भी देना है। इसके साथ साथ आपको क्या देना है? रीजन भी देना है। ट्रू और फॉल्स विद रीजन से, उसके 2 मार्क्स है आपको। समझा नहीं समझा? यस। मेरी तरफ से आपको क्लास में 2 बुक्स मिलेंगे। फर्स्ट होगा केवाईसी बुक, जिसको हम नो योर कॉन्सेप्ट बुक बोलते हैं फुल फॉर्म में, और दूसरा होगा क्वेश्चन बैंक। दूसरा होगा क्या? क्वेश्चन बैंक। इसके साथ साथ आपको क्लास में क्या बनाना है,
एक आपको मेंटेन करनी है हमारी क्लास बुक, और दूसरा आपको मेंटेन करना है एक सारथी का बुक। इसमें क्या करना है ये मैं आपको एक दो चैप्टर होने के बाद बताऊंगा, अभी के लिए अपने को सिर्फ क्लास बुक लगेगा, ठीक है? यस। हमारा क्लास जो आगे, अकाउंट्स का लेक्चर जो आगे होगा, जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, आने वाले मंडे को, मतलब मान लो आज क्या है, वेडनेसडे, बराबर, आज हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया मान के चलो, तो आने वाले मंडे को उसके ऊपर टेस्ट होगा। टेस्ट 30 मार्क्स के जितना ही होगा, 30 मार्क्स 50 मिनट्स के लिए, उतना ही टेस्ट होगा अपना। तो ऐसा समझ लो हर एक वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करते चलेंगे। कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा किसको, तो एक पार्टनरशिप करके एक टॉपिक है, उसको कंप्लीट करने को टाइम लगेगा। एक कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट करने के लिए अपने को टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें कई चैप्टर, मेरा मतलब कंपनी अकाउंट्स बोलते समय अपन एक ही चैप्टर बोलते हैं, लेकिन उसमें 5 अलग अलग यूनिट्स है जिसको हमको डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और पार्टनरशिप अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये कंपनी अकाउंट्स भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है एक, तो उसको खत्म करने को टाइम लगेगा। बात बाकी मेरे हिसाब से तो भी हर एक वीक में एक चैप्टर अपना कंप्लीट होते चलेगा, 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है, उसी हिसाब से टेस्ट प्लान होगा। ऐसा आपको एक कम से कम 3 से 4 दिन का तो भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा रिवाइज करने के लिए। ओके, टेस्ट क्लास में होगा, इधर ही होगा। अपना क्लास का टाइमिंग 1:15 to 3 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे हो गए, बराबर। तो 1 घंटे का टेस्ट दिया उस दिन, 1 hour 15 मिनट, 1 hour का ही अपना लेक्चर होगा, ऐसा समझ लो फिर, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अपन और क्या करने वाले, टेस्ट लेने वाले। क्लियर है बात? पक्का? तो जितने चैप्टर्स होंगे उतने टेस्ट हो जाएंगे। ये हो गया तुम्हारा चैप्टर वाइज टेस्ट। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट होगा, अपन रिवीजन करेंगे, अपन मैराथन करेंगे, उसके बाद होंगे तुम्हारे मॉक टेस्ट। अभी कितने चैप्टर से क्या चैप्टर से वो अभी तुमको बताता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। तो इतने तो इंडिविजुअल चैप्टर वाइज तो अपने टेस्ट होने वाले हैं। हाँ। मेरी जो केवाईसी बुक में तुमको बता रहा था, वो केवाईसी बुक जो है वो, ये मेरा ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन है उस बुक का। ये होता कैसे है ये समझाता हूँ तुमको। यहाँ पे तुमको समझ रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक है, ठीक है? इसमें कुछ कंटेंट है ऑलरेडी प्रिंटेड, जिसको मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जब कंसेप्ट आएंगे ना बेटा, तो आपको सिर्फ हेडिंग्स मिलेंगे। ये चीज हम क्लास में कंप्लीट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करके इसको कंप्लीट मैं क्लास में करवाता हूँ, ठीक है? इससे होता क्या है, तो एक तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, दूसरा आपने उसको अपने हाथ से लिख लिया, तो वो दिमाग में रिटेन होने के चांसेस ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। और इसका बेनिफिट किधर ना किधर तो अपने को मिल जाता है। थ्योरी जो है वो इसके बाहर की नहीं आएगी। तो आपको थ्योरी के लिए केवाईसी मेंटेन करना है, कंसेप्ट के लिए केवाईसी मेंटेन करना है। कंसेप्ट करेंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट करेंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा थ्योरेटिकल वे में चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर लिया और फिर अपन न्यूमेरिकल वे में गए, ऐसा नहीं होता। 2-3-4-5 कंसेप्ट एक साथ पढ़ाऊंगा, उसके बाद उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे, फिर वापस कंसेप्ट्स में आएंगे, फिर वापस क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे। इस तरीके से अपना फ्लो क्लास में हर एक चैप्टर के लिए चलता रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये केवाईसी बुक है। मैं जो बता रहा था तुमको कि मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, चेंज ये कर रहा हूँ कि इसको कुछ इस फॉर्म में बनाया है, थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल करने के लिए। तो ये चैप्टर बाय चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है, नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन बैंक भी और ये भी, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। दूसरा है अपना क्वेश्चन बैंक। ये हमारे चैप्टर्स, ये भी कलर फॉर्म में मिलने वाला है, इसमें भी थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूं। तो अगर तुम देखोगे कंटेंट वाइज चैप्टर्स यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं 16 चैप्टर्स टोटल, जिसमें बेसिक फंडाज ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे अपन एकदम बेसिक डिस्कस करने वाले कि बिजनेस क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग का साइकिल का फ्लो क्या है, प्रोसेस क्या है। फिर एक एक चीज करके जर्नल पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे, सब्सिडियरी बुक्स पे जाएंगे। जो कॉमर्स वाले उनको ये 11th का सिलेबस है, ये समझ में आ रहा होगा। ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, ये सब कुछ इस बेसिक में कवर्ड है। ये सब कुछ किस में कवर्ड है? इस बेसिक में।
तो इसको अपने को कंप्लीट करने को, ये बेस, क्योंकि ये अपना का डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, अकाउंट्स की लैंग्वेज है डेबिट और क्रेडिट, तो ये अपन समझेंगे इस चैप्टर में। तो इसको कंप्लीट करने को थोड़ा टाइम लगेगा अपने को, क्योंकि बेस बनाना है, क्योंकि अपने पास कुछ साइंस बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तुम लोग भी जो कॉमर्स वाले हैं बहुत भारी का पढ़ के आए हो ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस है अकाउंट्स में एकदम, जर्नल एंट्री आ जाएंगी, पूछू नहीं, आ जाएंगे। कितने लोगों को 12th में 90 प्लस थे अकाउंट्स में? क्या बात है, बढ़िया। 11th में 90 प्लस थे, बहुत खुशी हुई रहेंगी ना? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, रोग है यहाँ पे। सच्ची बता रहा, मजाक नहीं कर रहा है। ये तुम चैप्टर्स देख, तेरे को 11th और 12th का सिलेबस लगेगा ये, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में। हम्म। अच्छा, कितने लोगों को अकाउंट्स इजी लगता था? कॉमर्स वालों से बात कर रहा हूँ खाली, सब लोग बोलो जो भी कॉमर्स है, अकाउंट्स इजी लगता था? 12th का भी पेपर दिया, अकाउंट्स इजी है। 12th का तो पेपर पैटर्न फिक्स होता है यार। हाँ, इजी, एकदम इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम झेप जाता है अपने को अकाउंट्स, वेरी गुड। देख, रॉकेट साइंस है नहीं, प्रॉपर तरीके से पढ़ा तो अपने को सारी चीजें समझ में आएगी, बराबर। स्टार्टिंग में कुछ एक हाथ दो चैप्टर्स में थोड़ा सा स्पीड अपना स्लो होगा, ताकि सब अपन ना एक पेज पे आ जाए। अच्छा, दूसरी चीज, ये सारी चीजें ना कॉमर्स वाले पढ़ के आए हो, बराबर ना, वो जो ज्ञान है ना, वो दरवाजे के बाहर छोड़ के आने का, अंदर आते समय तुमको कुछ नहीं आता है, सब एक बराबर हो मेरे लिए, सबको जीरो से स्टार्ट करना है, और उसको फिर मैं मेरे हिसाब से लेके चलूंगा, तो ही बात किधर ना किधर तो कुछ तो बन पाएगी। नहीं तो तुम अपने दिमाग में कुछ और तरीके से लेके बैठे हो, मैं कुछ और तरीके से बता रहा रहूंगा, उसमें अगर तुम उस कंफ्यूजन में अगर तुम फंस गए ना, वो चैप्टर ही गया तेरा, ऐसा समझ ले फिर। समझा? पक्का? यस। उसके बाद चैप्टर्स है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फिर फाइनल अकाउंट्स, ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज का था, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज का है, एनटीओ का, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। फिर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में हमको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये चीजें पढ़नी है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सारी चीजें तुम 12th में पढ़ चुके हो, आया ना? हाँ। इसके अलावा, हाँ, ये डिसोल्यूशन मैंने यहाँ कवर किया हुआ है इसमें। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स है। कंपनी अकाउंट्स में यहाँ तो पड़ेगा इशू एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स, जिस यहाँ पे मैंने लिखा है, ये मार्क्स लिखे हुए हैं मैंने बेसिकली। उसके बाद बोनस एंड राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसी चैप्टर में इशू एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स में ही तो इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में भी पढ़ेगा, तो इसीलिए 5 टॉपिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे दिख रहे तुमको 4 रहेंगे, लेकिन है ये 5, क्योंकि इशू ऑफ डिबेंचर्स भी उसी में कवर्ड है। समझा गया? ऐसे 16 टॉपिक्स है, तो 16 चैप्टर वाइज टेस्ट होगी अपनी। ओके, और 2 मॉक टेस्ट होंगे फुल सिलेबस के, 100 मार्क्स के, बट वो अब भी नहीं होंगे, वो तो ऑब्वियसली पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर अपना मैराथन होगा, मैराथन के पहले एक मॉक टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, उसमें तुमको तुम्हारा और किधर तुम्हारा वीक पॉइंट है ये तुमको भी समझ में आएगा, हमको भी समझ में आएगा। उसके बाद मैराथन लेंगे, मैराथन में रिवीजन करेंगे प्रॉपर तरीके से हर एक चैप्टर का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर मैराथन होने के बाद, वो रिवीजन होने के बाद दूसरा मॉक टेस्ट होगा, जिससे तुम हमारे हिसाब से फुल्ली प्रिपेयर्ड रहोगे एग्जाम को अपियर करने के लिए। समझा नहीं समझा? कोई दिक्कत है इसमें? सिलेबस समझ में आ गया, क्या क्या पढ़ना है? अभी इंडिविजुअल एक एक चैप्टर उठाएंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि बेटा इसमें क्या क्या पढ़ना है। डाउट है? ऐसा हाथ किया इसलिए पूछा। हाँ, बोलने में मैं थोड़ा सा रूड हो जाता हूँ, वो आदत है, ऐसा समझ लो, है ना? तो बुरा मानने का नहीं, थोड़ा सा तू तड़ाक करके ज्यादा करके बात कर लूंगा मैं, तो बुरा मानने। क्राइम पेट्रोल का एपिसोड नहीं चाहिए अपने को यहाँ पे। क्राइम पेट्रोल देखते हो? अरे इतना सीरियस मत बैठो यार, इतना सीरियसली पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, है ना? बिल्कुल सीरियस नहीं बैठना है अपने को। कितने लोगों को अकाउंट्स में डर लगता था? नहीं नहीं, कॉमर्स, कॉमर्स वाले, ये जो मैं क्वेश्चन अकाउंट्स की पूछ रहा हूँ कॉमर्स वालों को पूछ रहा हूँ। तुम लोग तो अभी पढ़ोगे रे अकाउंट्स पहली बार साइंस प्रॉपर तरीके से, इसके पहले थोड़ा सा देखा रहेगा, समझा रहेगा, समझने की कोशिश की रहेंगी। और वो इतना ज्यादा, जैसे मैं बोला कि हमको मैथ्स नहीं समझ में आता भाई, मेरे को खुद को नहीं समझ में आता, जैसे तैसे एग्जाम पास कर ली बस।
उसका कुछ यूज भी नहीं है आगे लाइफ में। ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे तुम जब सीए बनोगे, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे क्लाइंट्स के लिए। हर किसी को अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ऐसा कोई इंसान नहीं रहेगा जिसकी अकाउंटिंग नहीं होती होगी। सर जिसका बिजनेस नहीं, जो जॉब करता है, उसकी भी अकाउंटिंग होती होगी। हाँ, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरता होगा ना, तो बिना हिसाब किताब के इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाएगा क्या? नहीं। तो वही तो हिसाब किताब सीखना है अपने को। फिर वो साइंस वाला हो, आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, घर पे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, बेटिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसके अकाउंट में पैसा आया, उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, उसके लिए उसको तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। समझा? हाँ, तो ये चीज ना अपन प्रैक्टिकल लाइफ में आगे यूज करना, ये आने वाली। मैथ्स नहीं आता यूज, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इतना नॉलेज रहेगा तो भी काम चल जाता, जिंदगी आराम से निकल जाती। फिर काय को साइन कॉस थीटा पढ़ने गए भाई? हाँ साइंस वालों। हाँ, किसके? इंजीनियर्स के। हाँ, तो वो साइंस वाली फील्ड हो गई ना, वो साइंस वाली फील्ड हो गई। और कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आता है काम, जॉब वॉब करोगे या काम धंधा करोगे तब। वही तो पूछ रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ ये काम धंधे में काम आने वाली चीज, मेरा बोलने का मतलब वो था। तो साइन कॉस थीटा काम धंधे के टाइम पे काम आता है क्या? ये हमारा, मैं सारे कॉमर्स वालों के बिहाफ पे बोलता हूँ, मेरे अकेले का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत मार खाया है घर पे जब मैं 10th में था, मैथ्स को लेके, अलजेब्रा को लेके, ज्योमेट्री को लेके, जो भी है वो। और सब लोग उस प्रॉब्लम से गुजरे हुए हैं। खाली जिनको बहुत ही पसंद आता था वो साइंस लेता था, जिसको पसंद नहीं आता था वो कॉमर्स लेता था। मैं रूरल प्लेस से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से कुछ 70 किलोमीटर दूर में लगा हुआ है शिरूर करके। रूरल प्लेसेस में ना एक ऐसा पता नहीं क्या है कि अगर तुमको अच्छे परसेंटेज आए 10th में तो तुम्हारे घर वाले तुमको साइंस ही लेने लगाते हैं। मुझे नहीं पता बाकी जगह पे है या नहीं, लेकिन जितना मैंने देखा है रूरल प्लेसेस में कॉमर्स को इज्जत ही नहीं है, बिल्कुल इज्जत नहीं। जो कुछ नहीं करने वाला उसको बोलते, जिसे उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती, उसको बोलते बेटा कॉमर्स ले ले। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा स्कोप है कॉमर्स के फील्ड में, पढ़ाई वहां पे भी है, पढ़ाई साइंस में भी। मैं किसी स्ट्रीम को ये नहीं कर रहा हूँ, खाली वो मतलब जो भी है अभी, चलो ठीक है, अपन तो अभी सारे कॉमर्स वाले ही हो, तुम साइंस वाले थे, अभी कॉमर्स वाले ही हो गए। हाँ। तुम्हारे लिए दो सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट रहने वाले, एक लॉ और दूसरा अकाउंट्स। अकाउंट्स फिर भी नंबर्स है, थोड़ा सा इधर उधर कैसे तो भी करके मैं तुमको 50 तक तो लेके ही जाऊँ, आउट ऑफ 100 50 तो 50 तक तो लेके ही जाऊंगा। साइंस वालों को बोल रहा हूँ मैं, जिनको डर लग रहा है उसको बोल रहा हूँ। लेकिन ना लॉ में कुछ ज्यादा ही तुमको डर लगता है, क्योंकि वो लैंग्वेज, वो पहली बार लॉ भी अगेन, लॉ तो सब लोग पहले, कॉमर्स वाले भी पहली बार पढ़ रहे, साइंस वाले भी पहली बार पढ़ रहे। लेकिन जितना मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, ये समझ में आता है। इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करते आते हैं उसमें, और एमसीक्यू तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो लॉ, ये कॉमन प्रॉब्लम सारे बच्चों का है, राइटिंग प्रैक्टिस रखना। सतीश सर तुमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तुमसे लिखवा के भी लेंगे, लेकिन कुछ भी डाउट हो ना, कंसर्न फैकल्टी तक पहुंच जाना चाहिए। डाउट का बैगेज बना के उसको कैरी मत करो। फिर चाहे अकाउंट्स हो मेरे से बात करो, लॉ है सतीश सर से बात करो, बैगेज बनाओ मत उसको। इमीडिएटली नहीं बोलते आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें डाल सकते हो, उसमें पूछ सकते हो, हम जैसे ही फ्री होते हैं हम उस पर तुमको रिप्लाई करके तुम्हारा डाउट सॉल्व कर सकते हैं। समझा? यस। लेकिन वो डाउट अपने पास रखना मत। अभी तो शुरुआत है, सिर्फ बहुत इजी इजी लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें थोड़ी सी लेवल अप होने वाली है, 100% होने वाली। ओके। ठीक है, एक 2 मिनट से मैं प्रिंट रेडी हुए क्या वो देख के आता हूँ।
मुझे दे दो। 7 9 10 12 सेट्स लाए हैं मैंने, एक सेट बचेगा। फर्स्ट चैप्टर है ये। रहने दो बेटा, उधर ही रहो, बैठ जाओ। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है अपने क्या, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एकदम एकदम बेसिक से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ही है बिजनेस। और आसान भाषा में समझाओ कि तुमको बिजनेस ये वर्ड सुन के क्या समझ में आता है। बिजनेस मतलब क्या, आसान भाषा में क्या लगता है तुमको? हम्म, मैं बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ और जब तक आंसर नहीं मिलता ना मैं स्टक हो जाता हूँ। आगे बढ़ने के लिए तुमको जवाब देना पड़ेगा, है ना? हाँ, बोलो। अरे बैठ के रे। चीजें खरीद सकते बेच सकते, ऐसी जो जगह होगी जहां पे चीजें खरीदी बेची जा सकती है, तो वो बंदा या जो खरीदार है वो बिजनेस कर रहा है, जो बेच रहा है वो बिजनेस कर रहा है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ओके। क्या सिर्फ चीजें ही खरीदी बेची जा सकती है क्या? सर्विसेज भी खरीदी बेची जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मैं कौन सी चीज बेच रहा तुमको? मैं तुम्हें सर्विस बेच रहा हूँ, बराबर ना? तो अग्रवाल क्लास भी बिजनेस कर रहा है। हाँ, ऑब्वियसली कर रहा है, बराबर। यस। तो सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज भी आएंगे इसमें, आया ना? हाँ। क्यों करते हैं हम बिजनेस? प्रॉफिट कमाने के लिए, ऑब्वियसली। सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मेरा मकसद हो सकता है क्या? सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मेरा मकसद हो सकता है क्या? नहीं। प्रॉफिट में, प्रॉफिट के लिए भी कर सकता हूँ, या सोसाइटी में कुछ अच्छा करने के लिए भी तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ। हाँ, इनको ही हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स, एनपीसी, एनपीओ, एनटीओ, ऐसे कुछ नामों से वो जाना जाता है। तो वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं। हाँ या ना? मानते नहीं मानते? हाँ। इसके फॉर्म, मतलब फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के और क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं? एक अकेला बंदा बिजनेस कर सकता है। हाँ। कुछ लोग साथ में आके मिलके बिजनेस कर सकते हैं। हाँ। नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, टेक्निकली अकाउंट्स की लैंग्वेज में। जो अगर कुछ लोग साथ में आके बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप बोलते हैं अपन उसको, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाना है, थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे जाना है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आ जाता है, कंपनीज आ जाते हैं। ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जिसका प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है, वो एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल के जाना जाता है टेक्निकली। जो ट्रस्ट होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बिजनेस करने के कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने टाइप्स हो सकते हैं। चीजें खरीदी बेची जा सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसमें, पैसों का लेन देन होता है उसमें। मकसद प्रॉफिट कमाना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डजेंट मैटर। ये है बिजनेस आसान भाषा में, बराबर। वही बोला गया है यहाँ पे। A business is defined as an individual or entity engaged in, अच्छा, एक चीज और बोलना भूल गया। मान लो चीजें खरीदनी बेचनी है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरा स्टेशनरी का शॉप है, मैं ये कैलकुलेटर में डील करता हूँ, कैलकुलेटर बेचता हूँ। तुम लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत, अच्छा, कैलकुलेटर सबके पास रहना चाहिए, बराबर। क्या है तुम्हारे पास कैलकुलेटर? कौन सा कैलकुलेटर है? ओके। उसमें टैक्स वाला बटन है क्या? ओपन करके देख।
मैं इसके भी बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जाके तुम जब परचेस करो उसको तो सारी चीजें ध्यान रख के परचेस करें। टैक्स वाला बटन है क्या, या जीएसटी वाला बटन है क्या? हाँ तो फिर ठीक है, ये चलेगा। ऐसे ही कैलकुलेटर्स आते हैं जिसमें एक टैक्स या जीएसटी के नाम का बटन होता है, वो तुमको अलाउड नहीं है एग्जाम में। कैलकुलेटर लेने जब जाओगे तो कुछ 3-4 बटन्स देखना, आपके पास ये फंक्शंस होने चाहिए कैलकुलेटर में: एम प्लस, एम माइनस, एमआरसी और जीटी। ये फंक्शंस होने चाहिए आपके कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर एम प्लस, एम माइनस, एमआरसी, जीटी, ठीक है। कैलकुलेटर अच्छा क्वालिटी का परचेस करो। 100-150 वाले भी कैलकुलेटर आते हैं लेकिन वो जल्दी खराब होते हैं। मैं अच्छा क्वालिटी का कैलकुलेटर क्यों परचेस करो बोलता हूँ कि ये ना अपने को चलाना है, अपने को ना हर एक कैलकुलेटर का अगर तुम उसके ये इंटरफेस देखोगे ना, ये अलग अलग होता है। किसी का प्लस ऊपर है, किसी का प्लस नीचे है, किसी का प्लस इधर है तो किसी का प्लस उधर है, किसी के नंबर्स बीच में और एम प्लस एम माइनस इधर है। तो आप अगर कैलकुलेटर खराब क्वालिटी का लोगे तो आपको बार बार बदलना पड़ सकता है, और अगर बार बार बदलना पड़ेगा तो फिर हमारे उंगलियों को कैलकुलेटर की आदत नहीं लगेगी। कभी देखा है किसी को कि यहाँ पे हिसाब देख रहा है और कैलकुलेटर पे उसका बराबर प्लस माइनस चल रहा है? कैसे करता है वो? उसकी उंगलियों को आदत है कि वो बटन कहाँ पे है उसकी। मैं ये नहीं बोल रहा एग्जैक्टली वैसा करना है, लेकिन हमको टाइम, एग्जाम में टाइम नहीं पुरता, बिल्कुल नहीं पुरता। खास करके अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंदी होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, और भी बताते रहूंगा, लेकिन ऐसी चीजें तुम्हारा थोड़ा टाइम सेव करेगी। अगर तेरी उंगलियों का आदत नहीं है ना, तेरा कैलकुलेशन स्लो होगा, तेरा टाइम कंज्यूम होगा, और वो टाइम तो किसी एक पूरा सारा कैलकुलेशन अगर मिलाएगा तो इतना एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, तो उतना टाइम बचा सकता है अगर तू प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशंस तेरे फास्ट रहेंगे तो। समझा? यस। तो कैलकुलेटर इस तरीके से यूज करना। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मैं कैलकुलेटर में डील करता हूँ। क्या मैं कैलकुलेटर बेचने के लिए मुझे पहले खरीदना पड़ेगा? क्या कैलकुलेटर तुम लोगों को बेचने के लिए मुझे इसको पहले खरीदना पड़ेगा? अरे हाँ या ना? या पेड़ पे उगेगा? खरीदना पड़ेगा ना। हाँ। तो यहां पे मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर रहा है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज मतलब वो शेयर्स वाला ट्रेडिंग नहीं, चीजें खरीदना और फिर बेचना, इसको ट्रेडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। एक और तरीके का बिजनेस एंटिटी हो सकता है, मैं ये कैलकुलेटर बनाता हूं, मैं कैलकुलेटर खरीदता नहीं हूं। मैं कैलकुलेटर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदता हूं, उस रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग करके कैलकुलेटर बनाता हूं और फिर बेचता हूं। क्या ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है? हाँ, इसको अपन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, है या ना? हाँ। बेसिकली वही ये बात बतानी थी कि engaged in commercial, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज। ये जो एक्टिविटीज होंगी, या तो कमर्शियल मतलब चीजें खरीद के बेचना, या तो सर्विसेज प्रोवाइड करना तुमको उस तरीके का, दूसरा चीजें बना के बेचना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, और तीसरा प्रोफेशनल। जब तुम सीए बनोगे, जब तुम प्रैक्टिस में जाओगे, आप जो काम करोगे, यू विल बी कॉल्ड प्रोफेशनल्स। यू विल बी कॉल्ड व्हाट? प्रोफेशनल्स। तो एक सीए जो सर्विस देता है, एक सीएमए जो सर्विस देता है, एक डॉक्टर जो सर्विस देता है, एक इंजीनियर जो सर्विस दे रहा है सर्विस सेक्टर ही, लेकिन इनको अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स बोलते हैं, है ना? हाँ। बिजनेस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंटिटीज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑपरेट टू फुलफिल अ चैरिटेबल मिशन और फर्दर अ सोशल कॉज। यही डिस्कस किया है अपन ने, है ना, आसान भाषा में। Businesses range in scale from a sole proprietorship partnership to an international corporation, यानी कंपनीज। ये होता है बिजनेस, बराबर? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अभी अगर बिजनेस है तो पैसा इन्वॉल्व है। पैसा इन्वॉल्व है मतलब पैसा बिजनेस में आ भी रहा है और पैसा बिजनेस से जा भी रहा है, बराबर? yes. अगर बिजनेस में, और ऐसा है क्या कि पूरे साल भर में एक बार पैसा आएगा और पूरे साल भर में एक बार पैसा जाएगा, या कंटिन्यूअस बेसिस पे, डेली बेसिस पे पैसा आते रहेगा जाते रहेगा, आते रहेगा जाते रहेगा, आते रहेगा जाते रहेगा, ऐसा होता होगा, है ना? बराबर?
तो अगर इतने बड़े लेवल पे, स्केल पे पैसा अगर आ रहा है जा रहा है, तो क्या तुमको उसका हिसाब रखना चाहिए? ऐसा नहीं लगता? तुमको उसका हिसाब रखना चाहिए। अच्छा, हमको हिसाब रखना ये समझ में आ गया, क्यों हिसाब रखना? ठीक है, एक बात तो समझ में आई, इतने बड़े लेवल पे पैसा अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, इतने ट्रांजैक्शन होंगे, पैसा किससे लेना है, कितना लेना है, किसको देना है, कितना देना है, ये मुझे अगर पता रहना चाहिए, तो फिर मुझे हिसाब रखना पड़ेगा। ओके, माना। और क्या रीजन हो सकता है हिसाब रखने के लिए? बिजनेस कर रहा हूं मैं, और क्या रीजन हो सकता है हिसाब रखने के लिए? ओवरऑल रिजल्ट मतलब? तो परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेगा तू? कैसे पता करेगा परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है? कैसे पता करेगा तू परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है? हाँ, तो पीएनएल तेरे को क्या बताता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट कमा रहा है तो बिजनेस अच्छा कर रहा है, लॉस कमा रहा है तो बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है। या अगर मैं उसको कंपेयर करूं पिछले साल के प्रॉफिट से, तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो बिजनेस अच्छा कर रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन से प्रॉफिट कम हुआ है, प्रॉफिट में ही है लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट कम हुआ है, तो बिजनेस इस साल अच्छा नहीं किया। बराबर ना? हाँ। तो ये सारी चीजें, बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस का पोजीशन क्या है, मुझे डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए भी मुझे हिसाब रखना बहुत ज्यादा फायदे का रहेगा, है ना? मैं डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने अभी अपन ने कंपैरिजन की बात किया, प्रॉफिट के कंपैरिजन की, पिछले साल के कंपैरिजन में अगर प्रॉफिट कम है तो क्यों कम है, मैं उसको एनालाइज कर सकता हूँ, मैं उस हिसाब से रिपोर्ट्स बना सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, और फिर मैं एक डिसीजन पे आ सकता हूँ कि अच्छा मेरे से ये गलती हुई थी, मुझे ये गलती वापस नहीं करनी है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा शायद सेल बढ़ सके, सेल बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ गया, या तो फिर मैंने कुछ ज्यादा खर्चा कर लिया इस साल, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, तो मुझे थोड़ा खर्चे पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होगी जब तू उसको लिखेगा कितना किधर, तो है ना? हाँ। तो ये हुआ एक चीज, हिसाब रखना। क्यों रखना है हिसाब? उसके रिलेटेड तुमने बोला कि हमको परफॉर्मेंस देखना है, हमको कंपैरिजन करना है, हमको डिसीजन मेकिंग के लिए भी फायदे का रहेगा, इसलिए हमको हिसाब रखना है। एक और रीजन, एक और पर्पस होता है, मुझे मेरा परफॉर्मेंस जानना है, जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे इस रखे हुए हिसाब को किसी को देना भी पड़ता है, किसी को देना भी पड़ता है। हम किसको हिसाब देते हैं? स्टेक होल्डर्स। वेरी गुड। हम किसको हिसाब देते हैं? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिसका मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिसके मेरे बिजनेस से, बिजनेस के अच्छे परफॉर्म करने से उसके डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट कर सकता है, तो वो मेरा स्टेक होल्डर है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम पैसा कमा रहे हो, तो तुमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, बराबर ना? हाँ। तो टैक्स तो पैसा कमाया उस पे, सेल पे नहीं है, कमाया उस पे। कमाया मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट जानने के लिए हिसाब रखना पड़ेगा। हाँ। और जितना मेरा प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से मैं इनकम टैक्स देता हूँ। टैक्स अलग अलग तरीके के, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो तुम्हारे इंटर का पार्ट है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी वगैरह आता है, हमको वो नहीं पढ़ना। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि मेरे हिसाब में सबसे बड़ा इंटरेस्ट अगर मेरे बाद किसी का होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूं, और टैक्स इज द रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। तो कौन, अगर मैं कम प्रॉफिट शो करूंगा तो गवर्नमेंट को कम टैक्स जाएगा, तो उनका रेवेन्यू का लॉस होगा ना? हाँ। तो इसीलिए उनको मुझे कई तरीके की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कई तरीके की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरा स्टेक होल्डर है, बराबर? यस। दूसरा, क्या तुमने अभी तक तुम्हारे लाइफ में किसी को अपने घर में, रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में,
लोन लिया है बैंक से, ऐसी बात करते हुए सुनते हुए देखा है क्या? सुना है क्या? कानों पे ऐसी बात आई है क्या कि यार हमारा लोन का काम चालू है यार, लोन के पीछे थोड़ा सा भाग रहा हूँ, या मेरा लोन अभी पास हो गया, सैंक्शन हो गया, बैंक ने लोन देने से हाँ कर दिया, तो अगर मुझे लोन पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाऊंगा। हाँ, वो किस बेसिस पे हमें लोन देते हैं? मुझे लोन चाहिए 10 करोड़ का, मैं बैंक के पास गया, मैं बैंक को बोला मेरे को 10 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक मुझसे क्या मांगेगा? नहीं, क्रेडिट स्कोर इज ओके, मैंने आज मैं पहली बार लोन ले रहा हूं, मेरा क्रेडिट स्कोर इज -1। चल ठीक है, ओके, मैं ना एक प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, ओके, तो जो प्रॉपर्टी में लेने वाला हूं ना तुझसे लोन लेके, वही प्रॉपर्टी में तेरे पास गिरवी रखा, दे पैसा। समझा मैं क्या बोला? हाँ, हाँ बोल। कोलैटरल मतलब ही गिरवी रखना हो गया मेरा बेटा। अच्छा चल ठीक है मेरे पास एसेट, मैंने तेरे को दे दिया, तू 10 करोड़ का लोन दे देगा मेरे को? कोई भी बैंक अपने को 10 करोड़ का लोन कैसे देगा? हाँ बोल, तेरे पास कुछ आंसर है? वेरी गुड। इनकम प्रूफ मांगेंगे, क्या मांगेंगे तुमसे? इनकम। अरे 10 करोड़ का मुझे लोन चाहिए, वो तो मेरे को ताजमहल खरीदना है यार, मेरी इच्छाएं कम नहीं हो सकती, लेकिन मेरे इच्छाओं को, वो लोन को रीपेमेंट करना है मुझे, और उस रीपेमेंट के लिए मेरा उतना इनकम होना चाहिए ना। जब मेरा इनकम देगा, और इनकम मतलब मुझे फाइनल अकाउंट्स देने होते हैं, उनको क्या देने होते हैं? ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट, जिसमें मैंने सारा हिसाब किताब मेंटेन किया हुआ। तो मेरा जब उसने सेल देखा, सेल मेरा 10 लाख का है साल भर का, और मैं 10 करोड़ का लोन ले रहा हूँ, जिसका ईएमआई 1 लाख रुपए महीने का आएगा, 12 लाख रुपए का महीने का ईएमआई, 10 लाख का तो सेल है मेरा, कैसे मिलेगा मुझे लोन? मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं 10 करोड़ के लोन के लिए, उसके लिए मेरा इनकम प्रूफ देखा जाता है, मतलब मेरे फाइनल अकाउंट्स देखे जाते हैं, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाता है, बराबर ना? हाँ। तो मतलब मुझे बैंक वालों को प्रूव करने के लिए कि मैं एलिजिबल हूं, जितना भी मुझे लोन चाहिए, मुझे मेरा फाइनल अकाउंट्स देना पड़ेगा, बैलेंस शीट वगैरह देना पड़ेगा, मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं इसका प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब ट्रेडिंग पी एंड एल देना पड़ेगा, और ट्रेडिंग पी एंड एल बनाने के लिए तुझे हिसाब करना जरूरी है, तो तुझे हिसाब देने के लिए हिसाब करना जरूरी है, हिसाब देना भी पड़ता है, कई अलग अलग लोगों को देना पड़ता है। एक और एग्जांपल देता हूं, मान ले मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर टेंडर निकलते, टेंडर पता है तुमको? टेंडर निकलते हैं, फिर जिसको बहुत सारे लोग उस टेंडर को अप्लाई करते हैं, और फिर मतलब जिसके नाम का टेंडर अप्रूव हुआ, अपन बोलते हैं कि टेंडर पास हो गया। हम बोलचाल के भाषा में तो ऐसा ही होता है ना? हाँ। तो अगर मुझे कोई टेंडर चाहिए, एक बहुत बड़ा टेंडर है, और मैं उसमें एक बिडर हूँ, मैंने उनको एक कोटेशन देना है कि इतने इतने रुपए में हम तुम्हारा काम कर सकते हैं, ओके, हाँ। तो मेरा मैंने लोएस्ट प्राइस कोट किया उनको, और वो कोटेशन मैंने आगे भेज दिया। अभी जिस दिन सारे कोटेशंस देखे गए, उसमें मेरा लोएस्ट निकला, तो फिर ठीक है, मुझे चूज तो किया उन्होंने, मेरे साथ और 2-3 लोगों को चूज किया, हम लोगों से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगाए जाते हैं। क्या मैंने पहले इतने बड़े लेवल का काम किया है? क्या मैं फाइनेंशियली उतना वाइबल हूं कि मैं ये काम कर पाऊंगा? ये जानने के लिए हमसे हमारे अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनल अकाउंट्स मंगाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, धीरे धीरे करके तुमको सब समझ में आएगा, फाउंडेशन में ही सब समझेगा ऐसा नहीं है, फाइनल तक सीखते ही रहोगे तुम, नई नई चीजें पता चलती रहेगी। समझ में आ रहा है? मैं एकदम नॉर्मल बात कर रहा हूँ, नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूँ कि हमको क्यों हिसाब रख, और हिसाब रखने का सिर्फ मेन पर्पस मुझे प्रॉफिट जानना है ऐसा नहीं है, मेरे प्रॉफिट में और कई सारे लोगों का इंटरेस्ट होगा, और मुझे उनको वो कम्युनिकेट करना है, मुझे उनको बताना है, मतलब मैंने रखा हुआ हिसाब मुझे देना भी है आउटसाइडर्स को, जिनको मैं स्टेक होल्डर्स बोलता हूँ, और इसी हिसाब रखने को और हिसाब देने को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। उसके आगे मैंने लिखा है हिसाब रखना एंड हिसाब देना, और दोनों अलग अलग बातें, दोनों अलग अलग बातें। हिसाब रखना मतलब अकाउंटिंग करना, मतलब बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको अपने को रिकॉर्ड करना है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या फ्लो होगा? बोला कि ये एक आर्ट है,
इस आर्ट की लैंग्वेज है डेबिट और क्रेडिट, लेकिन ये एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, उसको क्लासिफाई करने का, और उसके बाद उसको समराइज करने का, ये एक आर्ट है। अभी ये क्या मतलब, रिकॉर्ड करना मतलब क्या, क्लासिफाई करना मतलब क्या, या समराइज करना मतलब क्या, इसके लिए कल के लेक्चर में जाना पड़ेगा आपको। आज ये पूरा मैं नहीं समझा सकता। समझा गया? हाँ। लेकिन हाँ, आर्ट 3 वर्ड बोले मैंने, किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ओके, यस, वही बोला गया। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. भाई जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वही वही अभी ट्रांजैक्शन क्या, इवेंट क्या, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, धीरे धीरे करके सारी चीजें समझेंगे तुमको। तो जो भी, जो ट्रांजैक्शन, जो ऐसी चीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, या तो तेरे बिजनेस में उस पैसे का इनफ्लो होगा, हुआ है या होने वाला है, या आउटफ्लो होगा या होने वाला, हो चुका है। समझा गया? हाँ, उसी को तो रिकॉर्ड करेगा ना। जहां पे पैसों के टर्म्स में बात ही नहीं हो रही, मनी के टर्म्स में बात ही नहीं हो रही, उसका तो हिसाब कैसे रखेगा? तो पहली बात तो हिसाब रखने के लिए जो भी चीजें हो रही है वो इन टर्म्स ऑफ मनी या मनी इज वर्थ होनी चाहिए, तो ही अपन उसको रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझा नहीं समझा? बोला गया द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरीली ऑफ फाइनेंशियल नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज, मतलब बिजनेस एंटिटीज, दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। जैसे मैंने बोला कि मुझे बैंक वाला मेरा स्टेक होल्डर है, उसको मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि मैं उसके पास लोन मांगने गया हूं और मैं उस लोन के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, बैंक ने मुझे लोन देना चाहिए या मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना चाहिए, ये वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के डिसाइड करेंगे। मतलब मैंने जो अकाउंटिंग कर रखी है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि मुझे वो लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो मेरा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है ये उसको, मुझसे वो पूछेगा तो मैं तो बड़ी बड़ी बातें बोलूंगा ना रे। क्योंकि मुझे तो पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो जो मैं बोल रहा हूं ये सच है या नहीं है वो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगा। तो फिर उस इन्वेस्टर का डिसीजन, अगर उसने पैसा लगा रखा है तो उसने लगाए रखना चाहिए या निकाल लेना चाहिए, ये वो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के डिसीजन ले सकता है। अगर किसी को मेरे बिजनेस में पैसा लगाना है तो वो लगाना चाहिए उसने या नहीं लगाना चाहिए, इस डिसीजन को वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के लेगा, मेरी बातों को सुन के नहीं लेगा। समझा नहीं समझा? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर होते हैं। हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कर रहे हैं। एंड हमारा क्या है कि हमको क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट्स। अभी वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बनाएंगे, पार्टनरशिप का बनाएंगे, एनटीओ का बनाएंगे, लेकिन उसके पहले मकसद वही है, लेकिन उसके पहले अपने को अकाउंटिंग के छोटे 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 चैप्टर से गुजरना होगा, तब जाके हम फाइनल अकाउंट्स के लेवल पे जा सकते हैं। आया ना कोई दिक्कत इसमें? नहीं। और ये जो स्टेक होल्डर्स है ये इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल में ओनर खुद आया, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस आया। जो एक्सटर्नल है उसमें गवर्नमेंट आ गए, बैंक्स आ गए, एम्प्लॉइज आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, लेंडर्स आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए, एक्सेट्रा। कोई भी आ सकता है उसमें। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? यस, ये तुमको लिखना है, जहां जहां पे मेरा लिखा हुआ मिलेगा तुमको वो तुमको तुम्हारे इसमें अपडेट करना है। पहला ओनर है इंटरनल में, दूसरा मैनेजमेंट है। एक्सटर्नल में पहला गवर्नमेंट लिखा हुआ है, बैंक्स लिखे हैं, एम्प्लॉइज है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स मतलब क्या? समझेगा धीरे धीरे, साइंस वालों समझेगा, कॉमर्स वालों को पता है ना? हाँ, अभी सिर्फ लिख लो, क्रेडिटर्स हो गए, लेंडर्स हो गए,
इन्वेस्टर्स हो गए, एक्सेट्रा। मेरी हैंडराइटिंग समझने में कुछ एक आध दूसरा चैप्टर खत्म होना जरूरी है, तब तक तुम फैमिलियर हो सकते हो। दिस इज माई बेस्ट, इससे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती मेरी हैंडराइटिंग। तो आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। लिख लिया? ओके, आगे बढ़ते। चलो ठीक है, अपन बात कर ही लेते हो जो रिकॉर्डिंग, समराइज, क्लासिफाइंग और समराइजिंग की बात किया ना अपन, ये आज का लास्ट एक पॉइंट रखते हैं। उसके बाद और डिटेल में अपन फिर कल से प्रॉपर तरीके से अपने लेक्चर में चलेंगे। अकाउंटिंग साइकिल होता है, क्या होता है? साइकिल। यस, हर एक ट्रांजैक्शन को उस पूरे साइकिल से गुजरना होता है। सबसे पहले उस, लिखो मत, पहले ध्यान दो, लिखने को टाइम दूंगा, ध्यान दो, पहले सुनो। मैं अकाउंटिंग किसकी करूंगा? ट्रांजैक्शन की। अकाउंटिंग किसकी करूंगा? अकाउंटिंग करने के लिए पहले ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, और ट्रांजैक्शन होने के लिए बिजनेस होना जरूरी है। अच्छा, ट्रांजैक्शन दो टाइप के होंगे, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा और एक पर्सनल ट्रांजैक्शन होगा। मैं अकाउंटिंग किसकी करूंगा रे? बिजनेस ट्रांजैक्शन की, पर्सनल ट्रांजैक्शन की, या दोनों की? किधर करूंगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑफ द बिजनेस, आया ना? यस, वेरी गुड। मैं सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा। पर्सनल ट्रांजैक्शंस को हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। मैं मेरे पर्सनल डायरी में भले ही रिकॉर्ड करता रहूंगा उसको। हाँ, अगर मैंने बिजनेस से मान ले 1 लाख रुपए निकाले हैं, तो बिजनेस से पैसा गया, बिजनेस से पैसा गया, वो 1 लाख जाने का एंट्री तेरे को मिलेगा, उसका रिकॉर्डिंग तेरे को मिलेगा। लेकिन वो एक बार बिजनेस में घर लेके चला गया, अभी घर लेके जाके मैं उस पैसे को छत पे से उड़ाऊ, ठंडी के दिनों में आग लगा के सिक्योरिटी कर लूं, या मैं किसी के ऊपर खर्चा कर लूं, बिजनेस को उससे कोई लेना देना नहीं होता। समझा गया? हाँ। हम बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ बिजनेस, क्योंकि अगर मुझे प्रॉफिट बिजनेस का जानना है तो मुझे सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने जरूरी है, तो ही जो प्रॉफिट मिलेगा ना वो सही प्रॉफिट होगा, ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमको हमारा फाइनल अकाउंट्स दिखाएगा। अगेन मैंने कुछ दो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए। हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं ना, अकाउंटिंग करने का एक ही मकसद है कि आप बिजनेस के अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करो आपके स्टेक होल्डर्स को। किसी को पागल बना के पैसे इतने हैं उसके हिसाब से मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये नहीं चलेगा। दिस इज रॉन्ग। करते होंगे, होता रहेगा, वो जब सामने आता है उसी को तो स्कैम बोलते, वो जब सामने आता है उसी को तो स्कैम बोलते। अगर मुझे कैसे भी अकाउंटिंग करनी है तो वो स्कैम नहीं होता था, फिर ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताना चाहिए, है ना? एनीवेज, तो बिजनेस, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे। जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसको हम वाउचर्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं या सर्विस दे रहा हूं, सर्विस बेच रहा हूं तुमको, तो मैं तुम्हें एक सेल्स वाउचर दूंगा, बराबर? मेरे लिए वो सेल्स वाउचर है क्योंकि मैंने तुमको बेचा है, तुमने खरीदा है, वही तुम्हारे लिए परचेज वाउचर, परचेज इनवॉइस हो गया, बराबर? तुमने मुझे पेमेंट किया तो मैं तुम्हें एक रिसीट, कैश रिसीट, कैश मेमो, वो रिसीट वाउचर दूंगा। अगर मैंने तुमको पेमेंट किया था तो वही तुम रिसीट वाउचर मुझे दे दोगे, है ना? हाँ। मैंने अगर सैलरी पे किया तुमको, मेरे एम्प्लॉइज को सैलरी पे किया, तो मैं पैसा दे रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ तुमने अभी तक ये देखा नहीं होगा, लेकिन आगे जाके जब तुम इंटर्नशिप करोगे, तुम ऑडिट पे जाओगे, तुम कई सारे बिजनेस प्लेसेस पे ऑडिट पे जाओगे, तो तुमको पता चलेगा हर छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए एक वाउचर बनता है। एक क्या बनता है? वाउचर। और उस वाउचर के बेस, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है उस ट्रांजैक्शन का। नहीं तो मैं मेरे मन के हिसाब से कुछ भी ट्रांजैक्शन बताऊं ना रे, उस ट्रांजैक्शन को जो मैंने दिया वहां पे फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया हुआ या मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई एक एविडेंस होना चाहिए ना, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। समझा नहीं समझा? तो बोला गया जो अकाउंटिंग होगी, जो ट्रांजैक्शन को अपन अकाउंट फॉर करेंगे, उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी। उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम क्या करने वाले? अकाउंटिंग साइकिल शुरू करने वाले। सबसे पहला स्टेज है इसमें, जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हुआ कि हमको उसको रिकॉर्ड करना होगा, और ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होती है इसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल की बुक में करते हैं। जर्नल की बुक में जब अपन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम टेक्निकली बोलते हैं हमने जर्नल एंट्री पास किया। क्या पास किया? जर्नल एंट्री पास की।
जैसे ही ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास होता है, इमीडिएटली उस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड स्टेज 2 एक्टिवेट हो जाता है। और स्टेज 2 मतलब क्लासिफाइंग। जो एंट्री मैंने पास की है, एंट्री में जितना अमाउंट डेबिटेड रहेगा उतना ही अमाउंट क्रेडिटेड रहेगा, मतलब जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट होगा। तभी जाके हमारा जो बुक्स धीरे धीरे पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो की जाती है। क्या सिस्टम फॉलो की जाती है? डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? दो एस्पेक्ट्स है, एक है डेबिट, दूसरा है क्रेडिट। तो जितना मैं उस ट्रांजैक्शन, जितना डेबिट करने वाला हूं उतना ही क्रेडिट करूंगा, तो ही मेरा डबल एंट्री सिस्टम फुलफिल हो रहा है। तो अभी जो कुछ तो मैंने डेबिट किया, कुछ तो मैंने क्रेडिट किया है, बराबर। इनको मैं उनके लेजर के बुक में लेके जाके, उन हर एक ट्रांजैक्शन के लेजर अकाउंट्स बने रहेंगे, उसको मैं वहां पे जब लिखता हूं तो मैं बोलता हूं कि मैं उस पास किए हुए जर्नल एंट्री को क्लासिफाई कर रहा। और ये जो प्रोसेस है जर्नल के बुक से लेजर के बुक में लेके जाके उधर वो ट्रांजैक्शन लिखना, टेक्निकली हम इसको पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। एक बार ये पोस्ट हो गया, उसके बाद तीसरा स्टेज चालू हो जाता है, जो होता है समराइजिंग। जो होता है क्या? समराइजिंग। समराइजिंग बेसिकली दो पार्ट्स में होता है। पार्ट वन जहां पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पार्ट वन जहां पे हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। और पार्ट टू जब तक पार्ट वन कंप्लीट नहीं होगा पार्ट टू स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए पहले ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स बनता है। पार्ट टू इज फाइनल अकाउंट्स। पार्ट टू इज व्हाट? फाइनल अकाउंट्स। तो रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई मतलब ट्रांजैक्शन जैसे ही हुआ उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसको क्लासिफाई किया, ऐसे फिर सारे ट्रांजैक्शन का ईयर एंड पे हमने उसको समराइज किया, मतलब पहले ट्रायल बैलेंस बनाया और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाया। ये होता है अकाउंटिंग साइकिल। ये इधर तक, मतलब ये सिर्फ 3 स्टेजेस नहीं, और भी स्टेजेस है। स्टेज 4 है एनालाइजिंग। मैंने जो भी रिपोर्टिंग कर रखी है, रिपोर्ट्स बना रखी है, मैं उसको एनालाइज करूंगा। एनालाइज करने के बाद स्टेप 5 है, मैं उसको इंटरप्रेट करूंगा, इंटरप्रेटिंग। और उसके बाद स्टेप 6 है हमारा कम्युनिकेटिंग। ये CMA आ गया यहाँ पे, सॉरी। लेकिन ये जो स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6 है, एनालाइज करना रिपोर्ट्स को, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना, और उसके बाद उसको हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना, ये सारा पार्ट फाइनल का है। ये सारा पार्ट क्या है? फाइनल का है। फाउंडेशन में हमको इधर तक ही पढ़ना है। फाउंडेशन में हमको इधर तक ही पढ़ना है, और इधर तक के ही 16 चैप्टर्स। इधर तक के कितने चैप्टर्स है? 16। सर फाउंडेशन में इधर तक पढ़ना है, इसके आगे का हमको इंटर फाइनल में पढ़ना है। इंटर में क्या पढ़ेंगे? इंटर में अकाउंट्स नहीं है क्या? है। इंटर में ना, अभी जो तुम अकाउंटिंग में मैं तुमको ना रूल्स बता रहा हूँ अकाउंटिंग के, धीरे धीरे करके अपन चैप्टर बाय चैप्टर अकाउंट फॉर करने के, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के रूल्स सीखने वाले हैं, बराबर। यस। क्या लगता है तुमको, कौन बनाता होगा ये रूल्स? इंडिया में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको रिपोर्ट कैसे करना है, इसके रूल्स अपनी इंस्टीट्यूट बनाती है, ICAI। और वो रूल्स जहां पे बनाती है ना, वो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग होता है। उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और तुम्हारा CA इंटर का सिलेबस पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है। CA फाइनल का सिलेबस तुम्हारा पूरा IND-AS का है। IND-AS मींस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दोनों में फर्क है। मतलब जो बेस रहेगा 75% तुमको AS का दिखेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दिखेगा, 20-25% चेंज है ग्लोबली जाने के लिए। तो तू यहाँ पे पहले खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना, उसको प्रेजेंट करना सीखेगा। इंटर में तू रूल्स सीखेगा, इंडिया में क्या चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और फाइनल में तू ग्लोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेगा अकाउंट्स में। फाइनल में तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ये हमारा जो पार्ट है हम फाइनल में पढ़ते हैं, CA फाइनल में पढ़ते हैं। CA फाइनल में मेरे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, FR, 100 मार्क्स का पेपर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
अकाउंट्स ही है वो, क्या है, अकाउंट्स ही है। सो वहाँ का पेपर आता है पूरा इंडेक्स के ऊपर आता है। एनीवेज जान लो। तो ये अकाउंटिंग साइकिल समझ में आई तुमको? समराइजिंग के पार्ट वन तक तेरा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग का पार्ट वन यानी ट्रायल बैलेंस बनाना, इनको कंबाइन करके एक साथ बोला जाता है बुक कीपिंग। क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग। उसके बाद जब अपन फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो इसको बोला जाता है कि हम फाइनलाइजिंग के स्टेज पे, प्रोसेस में। समझा नहीं समझा? इसको छाप लो। और आज लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पे। दिस विल बी द लास्ट थिंग फॉर टुडेज लेक्चर। इधर तक हो गया तो बोलना, फिर स्क्रॉल कर दूंगा, थोड़ा फास्ट करना। कुछ समझ में ना आए तो पूछो, लिखा हुआ। हो गया ये? स्क्रॉल करूँ? सबका हो गया इधर इधर तक लिख के? एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग टू स्टेक होल्डर्स। एफ आर यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये सी ए फाइनल में सब्जेक्ट का नाम है तुम्हारे अकाउंट्स के। हो गया। इससे तो कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक बेसिक
सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन किया अपन ने, लेकिन समझ में आ रहा है? पक्का? वेरी गुड। कितने लोग यहाँ से प्रॉपर पुणे से? 1 2 3। बाकी सब हॉस्टल में या पीजी में रहते होंगे, तो हो गए सेटल? हो गए? पक्का? खाने वाने का सब सेट हो गया? बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत हाल होती है, और उसके चक्कर में क्लास मिस होती है, पढ़ाई मिस होती है। तो वो प्रॉपर रखो। बाहर का ज़्यादा, अभी अभी आए हो पुणे में, बहुत अट्रैक्ट करता है पुणे का लाइफस्टाइल। तो सितंबर में अटेम्प्ट है, ये चीज़ का ध्यान रखना। समझ सकता हूँ, मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरा, मैं भी नया नया आया था, जैसे मैं बोला मैं रूरल प्लेस से बिलोंग करता हूँ, आया था यहाँ पे बहुत भारी लगता था। और बहुत पहले तो चल 1 साल में 4 अटेम्प्ट होते थे, अभी 3 अटेम्प्ट हो रहे हैं। पहले 4 अटेम्प्ट होते थे, और हमारे टाइम पे पूरा फाउंडेशन जो था सीपीटी था, एमसीक्यू था पूरा का पूरा। 200 मार्क का पेपर था, एक दिन में चारों पेपर हो जाते थे, तो इजी था कंपैरेटिवली। अभी वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है एज कम्पेयर टू सीपीटी, है ना? कुछ नहीं, सिर्फ वन करना। ओके। क्लास को प्रॉपर तरीके से फ्लो में आने के लिए बेसिक वाला चैप्टर जाएगा अपना, लेकिन तुमसे अटेंडेंस 100% रिक्वायरमेंट एक मेरी तरफ से है। ओके। कुछ रीजंस की वजह से क्लास तुम मिस कर सकते हो। बीमार गिर गए, घर में कुछ फंक्शन है, घर वालों के साथ बाहर घूमने जा रहे हो, दोस्तों यारों के साथ बाहर घूमने जा रहे हो, कुछ प्लान बन गया है, आज मन नहीं कर रहा है क्लास जाने का, ऐसा भी रीजन हो सकता है, माना। लेकिन ना, तुमको मिल रही है एप्लीकेशन की एक्सेस, जिसमें तुमको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगे इमीडिएटली, लेक्चर होने के 2 घंटे बाद वो एप्लीकेशन पे अपडेट हो जाता है, अपलोड हो जाता है। बराबर? तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लेक्चर मिस हुआ है ना, अगले दिन जाने से पहले वो लेक्चर कंप्लीट करके फिर ही क्लास में जाने, नहीं तो नहीं झेपेगा कुछ भी। समझा? एब्सेंट रहने से मना ही नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ, सारी चीजें तुम्हारी मंजूर, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि तुम अगर एब्सेंट हो तो जो मिस हुआ है उसको कंप्लीट किए बिना क्लास नहीं आओगे। पक्का? यस। चलो रुकते हैं आज के लिए, बाकी बहुत सारी चर्चा करते रहेंगे। बाय बाय।